दोस्तों ये स्टोरी का 85 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। वामिका ने अपना फ़ोन निकाला और उन फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो से मैच करने लगी। एक-एक वीडियो देखने के बाद वामिका का दिल धड़क रहा था। इतने में वह लड़की बोली, देखिए वामिका, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन जिसने यह किया है मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वह नहीं चाहती कि आपके और आपके पति के बीच में अच्छे संबंध बने। वामिका ने उस लड़की को देखकर कहा, कौन है वह जो नहीं चाहता कि मेरे और मेरे पति के बीच में अच्छे संबंध बने? वह लड़की बोली, डेविड। वामिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वामिका को डेविड से डर लगता था। वह उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। डेविड ने वामिका को भी घुमा फिराकर अपने दिल की बात कही थी, लेकिन वामिका वेदांत को कुछ नहीं कह पाई और डेविड की बातों को मन में ही रखकर टेंशन लेती रही। जब उस लड़की ने डेविड का नाम लिया तो वामिका को यकीन हो गया कि हो ना हो वह लड़की सही कह रही है। वामिका ने फिर उस लड़की को देखकर कहा, और तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? वह लड़की बोली, डेविड ने तुम्हें ऑफर किया था, वैसे ही मुझे भी ऑफर किया था। वामिका और ज्यादा हैरान हो गई। उसने आसपास नजर घुमाई। यह बात तो उसने कभी खुद से भी नहीं की थी, जो उस लड़की ने इतने आराम से उससे बोल दी थी। वामिका की घबराहट देखकर वह लड़की बोली, डरो मत, यह कोई छुपाने वाली बात नहीं है और ना ही तुमने कुछ गलत किया है। यह तो उस डेविड की बेशर्मी है कि वह हर किसी को ऑब्जेक्ट समझता है। वामिका धीरे से बोली, प्लीज तुम थोड़ा धीरे बात करो। उस लड़की ने कहा, क्यों क्यों करूं मैं धीरे से बात वामिका? हम जैसे ना जाने कितनी लड़कियों को ऑफर देता है वह, और ना जाने कितनी की तो उसने ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, और तुम चाहती हो कि मैं धीरे बात करूं? मैं धीरे बात नहीं कर सकती। वह लड़की थोड़ा रुक कर फिर बोली, मैं बस तुम्हें यह कहने आई थी कि उस डेविड के चक्कर में अपना और वेदांत का रिश्ता खराब मत करो। वेदांत एक सुलझा हुआ लड़का है जिसे मैं आज से नहीं 5 सालों से जानती हूँ। वह मुझे नहीं जानता, यह बात अलग है, लेकिन मैं कॉलेज में उसी की बैच में थी। वह लड़की ने वामिका को आंखों में देखते हुए कहा, यकीन मानो वेदांत का तुम्हारे अलावा किसी लड़की से कोई रिलेशन नहीं है। डेविड जैसे इंसान के लिए तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। इतना कहकर वह लड़की उठ गई। वामिका ने उस लड़की को देखा और बहुत प्यार से पूछा, और तुम यह सब क्यों कर रही हो? वह लड़की थोड़ा-सा उठी और बोली, चैरिटी कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है चैरिटी तुम जैसी लड़की ही कर सकती है? 5 मीटर की साड़ी में लिपटी हुई लड़की ही समाज सेविका बन सकती है, मेरी जैसी वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली नहीं। देखो, मैंने डिसाइड किया है कि डेविड की वजह से जिन लड़कियों की लाइफ खराब हुई है, मैं एक-एक लड़की के पास जाकर उन्हें समझाऊँगी और उन्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए सलाह दूँगी। तुमसे पहले भी मैं 3 लड़कियों से मिल चुकी हूँ। तुम चौथे नंबर की हो। बस इतना ही कहूंगी, वेदांत अच्छा लड़का है। अपने पति को छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत मत समझो, और मेरी ही क्यों, अपने दिल की बात सुनो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वेदांत बुरा लड़का है? वामिका उस लड़की को देख रही थी। उसकी आंखें छलक आई। पिछले 2 साल से उसके और वेदांत के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं, जबकि उसने सोचा था कि जब वह वेदांत से शादी कर लेगी तो उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वामिका एक बार फिर अपने ख्यालों में चली गई। उस लड़की ने फिर से वामिका के सामने चुटकी बजाकर कहा, ओ मैडम, कहाँ चली गई? मेरी बातों पर यकीन नहीं तो अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल की सुन लेना, और यह टैबलेट तुम ही रख लो। जब जब अपने पति पर शक हो या फोटोग्राफ्स देख लेना। यकीन मानो आज के टाइम में ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वह दुनिया भर में घूमता है, उसे लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर उस लड़की ने अपना चश्मा उठाया, आंखों पर चढ़ाया और चली गई। वामिका उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। तभी उसके सामने एक वेटर आया। उसने एक चॉकलेट शेक वामिका के सामने रखा हुआ। वामिका ने उस वेटर को देखा तो वेटर बोला, वह मैडम ऑर्डर करके गई थी। चॉकलेट के शेक वामिका का फेवरेट था, लेकिन जब से वेदांत से शादी हुई थी तब से वह बहुत परेशान रहती थी, जिस वजह से अपनी फेवरेट चीज़ों को तो खाना पीना ही भूल गई थी। लेकिन आज उसका मन था कि वह चॉकलेट शेक पिए, क्योंकि कहीं न कहीं उसे इस बात का प्राउड फील हो रहा था कि उसका वेदांत बस उसी का है। उसने चॉकलेट शेक का गिलास उठाया और पीने लगी। एक गिलास पीने के बाद उसने वेटर को देखा
अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली। एक और वेटर ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया। वहीं उसी रेस्टोरेंट के एक दूसरी तरफ कोने में वरदान बैठा हुआ था, वामिका को ही देख रहा था और वामिका की खुशी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वरदान जहाँ बैठा था वहां से वामिका उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन वामिका को वह दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वरदान के सामने वह लड़की आकर बैठ गई जो अभी अभी वामिका से मिलकर आई थी। उस लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। वरदान ने जेब में से नोटों की गड्डी निकालकर उस लड़की के हाथ में रख दी। उस लड़की ने कहा, अंकल कभी और काम हो तो बताना। वरदान बोला, जरूर बताऊंगा, अब राजस्थान छोड़कर चली जाओ। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई, नोटों की गड्डी से अपने चेहरे की हवा की, फिर उसे दो चार किस की और बोली, थैंक यू अंकल। वह उठकर जाने लगी। तभी वरदान बोला, अच्छा काम क्यों नहीं करती कुछ। उस लड़की ने पलटकर वरदान को देखा और बोला, अंकल मुझे कोई अच्छा काम देता ही नहीं। वरदान बोला, मैं दूं तो करोगी। उस लड़की ने वरदान को देखकर कहा, क्या बात है अंकल, नेकी और पूछ पूछ कर। वैसे मैं इतना बुरा काम भी नहीं करती, बस छोटी मोटी एक्टिंग करती हूँ और झूठ बोलती हूँ। वरदान बोला, मुझे तुम अच्छी लगी। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अंकल आंटी बहुत मारेंगी। वरदान ने हंसकर कहा, ओ लड़की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में मैंने अभी अभी एक रेस्टोरेंट खोला है, वहां चली जाओ, मैनेजर से बात कर लेना, तुम्हें कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, मैं मैनेजर को कॉल कर दूंगा। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई और मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसके जाते ही वरदान ने वामिका को देखा। वामिका के चेहरे पर खुशी भी थी, हल्के से आंसू भी थे। उसने अपना चॉकलेट शेक एंजॉय किया और फिर रेस्टोरेंट से उठकर बाहर आ गई। वेटर वरदान के पास आया और बोला, सर सर्विस कैसी लगी। वरदान बोला, मेरी बहू को चॉकलेट शेक पसंद आया ना। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हाँ, उन्होंने तो दूसरा भी ऑर्डर किया था। वरदान बोला, तो फिर सर्विस अच्छी थी। इतना कहकर वरदान भी उठकर बाहर चला गया। बाहर आकर उसने देखा तो वामिका जिस गाड़ी में आई थी उसी गाड़ी में बैठ रही थी और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। वरदान ने वामिका की जिंदगी में थोड़ा सा इंटरफेयर किया तो उन दोनों की जिंदगी थोड़ी सी सरल हो गई। वहीं दूसरी तरफ डेविड एक और फैक्ट्री के सामने खड़ा था जो जल रही थी। यह डेविड की चौथी फैक्ट्री थी जिसे वरदान ने आग लगा दी थी। डेविड को अब समझ भी आ रहा था कि उसने वरदान सिंह रजावत से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। वह सच में उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा और कर भी रहा था। वामिका चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर घर आ गई और सीधा अपने कमरे में गई। वह बेड पर लेट कर आंखें बंद करके वेदांत के बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर तक वह ऐसे ही वेदांत के साथ दिए लम्हों को याद करने लगी और फिर वह उठकर बैठ गई। उसने अपना फोन लिया और वेदांत को कॉल किया, लेकिन वेदांत ने कॉल रिसीव नहीं किया। वामिका ने एक बार फिर वेदांत को कॉल किया। इस बार भी वेदांत ने कॉल रिसीव नहीं किया। वामिका ने वेदांत को मैसेज किया, लेकिन वेदांत ने मैसेज देखा ही नहीं। कुछ सोचकर वामिका खुद से बोली, हो सकता है बिजी हो, बाद में बात करूंगी। वामिका उठकर फिर से बालकनी में आ गई, लेकिन अब वह बेचैन हो चुकी थी। उसे वेदांत चाहिए था और अभी चाहिए था, लेकिन उसे अभी इंतजार करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी नायडू अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में दिव्यांश सिवाय तितली तीनों ही बैठे हुए थे। तितली ने उस अनाथ आश्रम को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जंगल के बीच बना हुआ वह अनाथ आश्रम बहुत खूबसूरत था। कोई कह नहीं सकता था कि वह अनाथ आश्रम है। तितली गाड़ी से उतर गई। सिवाय और दिव्यांश भी गाड़ी से उतरकर तितली के साथ अनाथ आश्रम के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद सिवाय और दिव्यांश दोनों ही नायडू के सामने बैठे थे, जबकि तितली नायडू के केबिन में रखी हुई किताबों के पास खड़ी हुई उन्हें निहार रही थी। सिवाय ने मिस्टर नायडू की तरफ देखकर कहा, मिस्टर नायडू, आप मुझे जानते हैं? मैं सिवाय रघुवंशी। ऑफर बहुत अच्छा है, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मिस्टर नायडू ने हाथ बांधकर एक स्वाभिमान के साथ कहा, मुझे आपके ऑफर में इंटरेस्ट नहीं है, आप जैसे आए हैं वैसे चले जाइए। यह सुनते ही सिवाय को हल्का सा गुस्सा आया। वहीं दिव्यांश की भी आंखें लाल हो गई। इतनी दूर वह मिस्टर नायडू से बात करने आए थे, लेकिन मिस्टर नायडू तो उनका ऑफर सुनना भी नहीं चाहते थे। सिवाय ने गुस्सा करना चाहा तो दिव्यांश ने सिवाय की थाई पर हाथ रख दिया। सिवाय ने अपना गुस्सा ठंडा किया और बोला, मिस्टर नायडू, एक बार आप ऑफर तो सुन लीजिए, अगर उसके बाद ऑफर सुनने से किसी का भला ना हो तो इसमें बुरा क्या है। मिस्टर नायडू ने कहा, यही तो बात है तुम जैसे बिजनेसमैन की, तुम लोग किसी का भला नहीं कर सकते, एक नंबर के सेल्फिश होते हो और मैं किसी भी ऐसे बिजनेसमैन की बात नहीं मानना चाहता जो सेल्फिश हो। अब दिव्यांश बोला, मिस्टर नायडू, आप हमें जानते भी नहीं और आप हमें सेल्फिश कह रहे हैं।
किस डील पर आप हमें सेल्फिश कह रहे हैं? मिस्टर नायडू ने कहा, तुमसे पहले मैं 99 बिजनेसमैन के साथ बातचीत कर चुका हूं और उनमें से एक भी इंसान मुझे ऐसा नहीं लगा जो मानवता के लिए काम करता हो। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, जैसे आए हैं वैसे चले जाइए। मैं अपनी जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। यह सुनकर शिवाय ने एक हाथ में मिस्टर नायडू की टेबल पर गुस्से में हाथ मारा और यह देखकर तितली के हाथ में जो बुक थी वह गिर गई। शिवाय ने पलटकर तितली को नहीं देखा, लेकिन वह समझ गया था कि उसकी गुस्से से तितली डर चुकी है। वहीं तितली की आंखों में पानी आ गया। वह धीरे से बोली, बड़े पापा। शिवाय ने एक ही पल में अपना गुस्सा शांत किया, पलट कर तितली को देखा और बहुत प्यार से बोला, तुम्हें तो बच्चे पसंद है ना, तो जाओ अनाथ आश्रम का चक्कर लगाकर आओ, हम यहाँ जरूरी बात कर रहे हैं। तितली की आंखें नम थी, लेकिन फिर भी वह बहुत प्यार से और धीरे से बोली, पापा गुस्सा नहीं करना। शिवाय बोला, हाँ, तुम्हारे पापा गुस्सा नहीं करेंगे। अब जाओ और आकर मुझे बताना भी कि अनाथ आश्रम का कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा क्यूट था। तितली ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके केबिन से चली गई। उसके जाते ही मिस्टर नायडू ने कहा, क्या बात है, अपनी बेटी के लिए इतना कर सकते हैं और मेरे अनाथ आश्रम के बच्चों को बेघर करने पर तुले हुए हैं। शिवाय ने गुस्से में मिस्टर नायडू को देखा तो मिस्टर नायडू ने भी अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी यही नाम है ना तुम्हारा? अजीत रघुवंशी के बेटे हो ना? हर्षवर्धन रघुवंशी के भतीजे हो? इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद यह छोटी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दिव्यांश बोला, मिस्टर नायडू आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। मिस्टर नायडू ने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, तुम हमेशा अपने सिवाय भाई के साथ रहते हो ना, तो क्या अपने भाई को सही और गलत के बारे में समझा नहीं सकते? दिव्यांश को मिस्टर नायडू की बातों पर गुस्सा आ गया। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, मिस्टर नायडू आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोलते हैं? आपको ऐसे पता कि हम लोग चैरिटी नहीं करते या हमें लोगों का भला करना नहीं आता? आपको यह तो पता है कि हम अजीत रघुवंशी के बच्चे हैं, या नहीं पता कि हम अपने बाप के नाम को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते? मिस्टर नायडू ने दिव्यांश की आंखों में देखकर एक स्वाभिमान के साथ कहा, नहीं तो क्या बंदूक निकालते और मुझे मार देते? यह मत समझना दिव्यांश रघुवंशी कि मैं तुम दोनों भाइयों के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। अच्छे से जानता हूँ कि तुम आराम से लोगों को अपने रास्ते से हटा देते हो, और अगर मैं भी तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ तो हटा सकते हो, लेकिन जीते जी तो मैं अपना अनाथ आश्रम तुम लोगों को नहीं दूंगा, समझे? कल जाऊंगा मैं एक रैली में शामिल होने, चाहो तो मेरा एक्सीडेंट करवा सकते हो। दिव्यांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सिवाय उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भी जैसे तैसे बैठा हुआ अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। दोनों भाई ने एक साथ एक गहरी सांस ली और फिर सिवाय ने प्यार से कहा, मिस्टर नायडू एक बार आप ऑफर सुन तो लीजिए। लेकिन मिस्टर नायडू ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ सार्थक और सिद्धि दोनों ही होटल रूम में मौजूद थे। सार्थक की टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर तैयार हो चुका था, जबकि सिद्धि वॉशरूम में थी। सार्थक बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन सिद्धि अभी तक तैयार होकर नहीं आई। सार्थक ने दरवाजा बजाते हुए कहा, सिद्धि कितना टाइम लगाओगी? सिद्धि की आवाज आई, यह सच में बहुत छोटी है। सार्थक बोला, अरे कोई छोटी नहीं है, बाहर आओ। सिद्धि बोली, सच में छोटी? सार्थक बोला, तुमने देखा ना यहाँ सब नंगे घूम रहे हैं, आ जाओ, इतनी छोटी भी नहीं है, तुम्हारे पसंद के हिसाब से लेकर आया हूँ, बाहर आओ। तभी हल्का सा दरवाजा खुला और सिद्धि बाहर आई। सिद्धि ने इस वक्त एक मैक्सी लेंथ ड्रेस पहनी थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बार बार अपना चश्मा ठीक कर रही थी। सार्थक ने सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखा तो देखता ही रहा। सच में सिद्धि अगर चश्मा उतार दे तो मिस वर्ल्ड को फेल कर दे। उसकी सादगी सार्थक को बहुत अच्छी लगती थी। वह अलग बात है कि सार्थक को भी कहना नहीं आता था और सिद्धि समझती नहीं थी। सार्थक ने सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, कहाँ से छोटी है या? सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और अपनी कमर की तरफ इशारा करते हुए बोली, पीछे से। सार्थक ने अगले ही पल सिद्धि की बाजू पकड़कर घुमा दिया। सिद्धि की आधी कमर दिखाई दे रही थी। सार्थक बोला, ठीक है, इतनी भी छोटी नहीं है, चलो घूमने चलते हैं। सिद्धि बोली, मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है, मैं सूट पहन लूं? सार्थक बोला, यार सिद्धि प्लीज, कभी तो मेरे मूड के बारे में सोच लिया करो, चलो अच्छी लग रही है। सिद्धि ने ना में गर्दन हिला दी। सार्थक ने अगले ही पल सिद्धि के कंधे पर आए हुए बाल खोल दिए और उसके बालों को सेट करता हुआ बोला, अब ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धि ने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बीच पर आ गया। थोड़ी देर तक वह दोनों बीच पर ही खड़े रहे।
फिर सार्थक बोला, जेट स्की पर चलोगी? सिद्धि को पता ही नहीं था जेट स्की क्या होता है। वह बोली, वह क्या होता है? सार्थक ने एक जेट स्की दिखाते हुए कहा, वह देखो, हिंदी भाषा में समझाऊं तो पानी की मोटरसाइकिल। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं डूब जाऊंगी तो मर जाऊंगी। सार्थक बोला, मेरे होते हुए तुम्हें डर लग रहा है? अरे मैं तुम्हें ना डूबने दूंगा ना मरने दूंगा। तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? सिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अगले ही पल सार्थक सिद्धि का हाथ पकड़कर जेट स्की के पास लेकर आ गया। वह बोला, चलो पीछे बैठे। इतना कहकर जेट स्की पर बैठ गया। सिद्धि ने पहले तो ना में गर्दन हिला दी, लेकिन सार्थक बोला, अरे बैठो ना, मजा आएगा। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा और उसके पीछे बैठ गई। सार्थक ने जेट स्की का राउंड मारा। दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। सिद्धि तो चिल्ला भी रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। वहीं सार्थक सिद्धि के साथ खुश था, लेकिन दो नजरें उन दोनों को देख रही थी और वह नजरें कोई किसी और की नहीं, प्रिया की ही थी। वहीं दूसरी तरफ तितली कॉरिडोर में चलती जा रही थी और फिर उसने गार्डन की तरफ देखा, जहां उसे अनिरुद्ध की कमर दिखाई दी। अनिरुद्ध की कमर देखकर तितली ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके कदम अपने आप ही अनिरुद्ध की तरफ बढ़ते चले गए। अनिरुद्ध बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने अपना चेहरा अच्छे से कवर किया हुआ था क्योंकि वह नहीं चाहता था बच्चे फिर से उसका जला हुआ चेहरा देखकर डर जाएं। तितली अनिरुद्ध की तरफ खींची चली जा रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया। कोई कुछ भी कहता, लेकिन तितली ने अनिरुद्ध को महसूस कर लिया था। ऐसा लगता था जैसे तितली अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती बल्कि अनिरुद्ध को जीती है, और इसीलिए वह अनिरुद्ध के जाने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी। वह चलती हुई सीधा अनिरुद्ध के करीब पहुंच गई। उसने अपने कांपते हाथों से अनिरुद्ध को पीछे से गले लगा लिया। जैसे ही अनिरुद्ध ने अपने पेट पर कुछ नरम नरम हाथ महसूस किए, वह एकदम से हैरान हो गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन उसे यह स्पर्श याद था। अनिरुद्ध को भी समझते देर नहीं लगी कि कल सुबह जिस लड़की ने उसे गले लगाया था, यह हाथ उसी के हैं। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलट कर देखा तो तितली आंखें बंद किए हुए बस अनिरुद्ध को ही महसूस कर रही थी। अनिरुद्ध जैसे ही पलटा वैसे ही तितली अनिरुद्ध के सीने से चिपक गई। अनिरुद्ध को गुस्सा भी आ रहा था, अजीब भी लग रहा था और फीलिंग भी आ रही थी। उसने फिर से अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, यह लड़की दूर हटो। लेकिन तितली को तो ना जाने कितने समय बाद ऐसा सुकून मिला था। वह अनिरुद्ध से दूर नहीं हुई। अनिरुद्ध ने फिर से कहा, ए लड़की हटो, लेकिन तितली को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध ने फिर कहा, देखो यहाँ बच्चे भी हैं, प्लीज दूर हो जाओ। इतना कहकर उसने बच्चों की तरफ देखा जो अनिरुद्ध को देखकर हंस रहे थे, और तभी एक छोटी सी लड़की ने तितली की टी शर्ट को पकड़कर हिलाते हुए कहा, दीदी भैया से दूर हो जाओ, भैया को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तितली वह दूर नहीं हुई बल्कि ऐसे ही खड़ी रही। अनिरुद्ध ने छोटी बच्ची को देखकर कहा, लगता है तुम्हारी दीदी बहरी है। फिर उसने कहा, यह लड़की हटो ना, लड़की प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। और तभी अनिरुद्ध ने महसूस किया जैसे वह लड़की गिरने वाली है। अनिरुद्ध ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और देखते देखते तितली बेहोश हो गई। अनिरुद्ध ने हैरानी से तितली को देखा तो देखता ही रहा। सच में तितली बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर तक अनिरुद्ध तितली के चेहरे को देखता रहा। वह खुद से बोला, ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। अगले ही पल उसके दिल ने उसे कहा, अरे उस दिन देखा था जब तू सुबह सुबह जॉगिंग करने गया था। और तभी एक छोटी सी लड़की ने कहा, भैया दीदी तो बेहोश हो गई, इन्हें उठाओ, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अनिरुद्ध अपने होश में आया और उसने अगले ही पल तितली को गोद में उठा लिया और फिर थोड़ा तेज आवाज में बोला, मिस्टर नायडू, मिस्टर नायडू, मिस्टर नायडू, जो कि अभी भी दिव्यांश और शिवाय से केबिन में बहस कर रहे थे। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर खड़े होकर बोले, आप दोनों से ज्यादा जरूरी मुझे और भी काम है। इतना कहकर वह अपने केबिन से निकलकर सीधा बाहर आए, जहां अनिरुद्ध उन्हीं के केबिन की तरफ तितली को गोद में उठाकर ला रहा था। मिस्टर नायडू ने पूछा, कौन है यह लड़की? अचानक ही मिस्टर नायडू को याद आया कि या तो शिवाय रघुवंशी की बेटी है। तब तक अनिरुद्ध उनके पास आकर बोला, मैं नहीं जानता मिस्टर नायडू, लेकिन यह बेहोश हो गई। मिस्टर नायडू ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो उस कमरे में लेकर चलो। थोड़ी देर में उस कमरे में शिवांगी बेड पर लेटी हुई थी। शिवाय उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा था और वहीं दिव्यांश वह भी उसी के सिरहाने बैठा हुआ उसके बालों को सहला रहा था। मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू बोले, अनिरुद्ध डॉक्टर को बुलाकर लाओ। अनिरुद्ध बाहर जाता उससे पहले ही एक लेडी डॉक्टर उस कमरे में आई और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था।
शायद उस छोटे बच्चे ने ही उस लेडी डॉक्टर को बुलाया था। उस लेडी डॉक्टर ने नायडू की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ मिस्टर नायडू? मिस्टर नायडू ने कहा, डॉक्टर जरा इसे देखिए, इस लड़की को क्या हुआ है। वह डॉक्टर जल्दी से आगे आई और उसने तितली का चेकअप करना शुरू कर दिया। फिर उसने शिवाय को देखकर कहा, आपकी बेटी है? शिवाय ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन शिवाय की शक्ल बता रही थी कि इस वक्त वह कितना परेशान है और तितली को लेकर कितना चिंतित है। डॉक्टर ने तितली का चेकअप किया और फिर दिव्यांश को देखकर बोली, आप कौन है? दिव्यांश ने कहा, मेरी बेटी है। डॉक्टर कंफ्यूज हो गई, एक बार शिवाय को देखती, एक बार दिव्यांश को। दोनों एक साथ बोले, हम इसके पापा के बड़े भाई हैं। तब जाकर उस डॉक्टर को कुछ समझ है। वहीं अनिरुद्ध ने जब दिव्यांश और शिवाय को एक साथ या बोलते हुए सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अनिरुद्ध की नज़र शिवाय पर ही टिकी हुई थी। ना जाने क्यों उसे शिवाय का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, जबकि शिवाय ने तो एक बार भी अनिरुद्ध को ठीक से नहीं देखा था। वहीं डॉक्टर ने जब पूरा चेकअप कर लिया तो शिवाय को देखकर बोली, सर आपकी बेटी को कोई सदमा लगा है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? शिवाय बोला, इसके पापा से एक्सीडेंट हो गया और वो लापता हो गया, तब से इसकी ऐसी हालत है। अब बताइए मेरी बेटी को होश कब आएगा? उस डॉक्टर ने तितली के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, आधे घंटे में आ जाएगा। शायद ऐसे तो यह कई बार बेहोश हुई है। शिवाय और दिव्यांश दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ही अपनी बच्ची के पास बैठे हुए थे और तभी मिस्टर नायडू ने डॉक्टर को इशारे में जाने के लिए कहा। डॉक्टर चली गई। श्री नायडू ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, अनिरुद्ध क्या हुआ था इस बच्ची के साथ? जैसे ही मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध कहा, शिवाय और दिव्यांश दोनों ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और अब जाकर उन्होंने ध्यान से अनिरुद्ध को देखा और दोनों को ही समझते देर नहीं लगी कि उस दिन तितली जिस लड़के के गले लगी थी वह यही लड़का, क्योंकि उस दिन भी अनिरुद्ध ने चेहरा ढका हुआ था और आज भी। इतने में मिस्टर नायडू ने फिर पूछा, अनिरुद्ध क्या हुआ था इस लड़की को? अनिरुद्ध बोला, मिस्टर नायडू मुझे नहीं पता, मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, तब यह लड़की पीछे से आई और इसने मुझे गले लगा लिया। मैंने बहुत कहा कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन ना तो उसने जवाब दिया और ना ही मुझसे दूर हुई, बस आंखें बंद किए हुए मुझे इसे गले लगी रही। और फिर मैंने महसूस किया कि यह गिरने वाली है, देखा तो बेहोश हो चुकी थी। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवाय और दिव्यांश को देखा और दोनों हाथ हवा में हिलाकर कहा, देखिए सर, मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसकी मदद की ही थी। आप मुझे गलत मत समझना। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हैरानी से अनिरुद्ध को देख रहे थे। इतने में शिवाय ने अनिरुद्ध को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम अपना चेहरा कवर करके क्यों रखते हो? शिवाय की बात सुनकर बिल्कुल अनिरुद्ध के दिल पर लगी थी, वह शांत हो गया। उसने अब जवाब नहीं दिया। इतने में दिव्यांश ने फिर पूछा, तुमसे पूछ रहे हैं, तुम अपना चेहरा कवर करके क्यों रखते हो? मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, खोलो या रुमाल। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, क्यों क्यों नहीं दिखाना अपना चेहरा, हमें देखना है, रुमाल हटाओ। अनिरुद्ध ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। शिवाय और दिव्यांश दोनों ने मिस्टर नायडू को देखा तो मिस्टर नायडू ने कहा, मुझे क्या देख रहे हो? मेरे अनाथ आश्रम में रहने वाला एक इंसान मेरी तरह जिद्दी ही है। इस बार शिवाय बोला, लेकिन चेहरा दिखाने में किस बात की जिद? कहिए ना, अपने बेटे से चेहरा दिखाएगा। मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध ने शिवाय को देखकर कहा, मेरा चेहरा जला हुआ है, इसलिए मैं कवर करके रखता हूँ। बच्चे मेरा चेहरा देखकर डर जाते हैं। शिवाय बोला, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं डरूंगा, रुमाल खोलो। अनिरुद्ध अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि अनिरुद्ध खुद अपने चेहरे को मिरर में नहीं देखता था। अनिरुद्ध ने एक बार फिर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन आप मेरा चेहरा देखना क्यों चाहते हैं? दिव्यांश बोला, क्योंकि हमारी बेटी बार बार तुम्हारे पास ही आती है, तो तुम्हारे चेहरे में कुछ तो ऐसा होगा ना जो हमारी बेटी को अपनी ओर खींचता है। यह सुनकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। वह बोला, आप गलत समझ रहे हैं सर, मैंने आज तक आपकी बेटी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, वह बस मेरी आंखों में देखती, और सच कहूँ तो आंखों में ही नहीं देखती और सीधा गले लग जाती है। उस दिन सुबह भी आई और गले लग गई। शिवाय बोला, देखो तुम हमें अपना चेहरा दिखा दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमारी बेटी ने क्या देखा और क्या नहीं। अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू की तरफ देखा तो नायडू ने कहा, मैं ऑलरेडी इन्हें बहुत चीज़ों के लिए मना कर चुका हूँ। अनिरुद्ध, कम से कम तुम तो मना मत करो, दिखा दो चेहरा। लेकिन फिर नायडू ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, लेकिन आप इस लड़के का चेहरा क्यों देखना चाहते हैं? शिवाय बोला, मिस्टर नायडू, कहीं तो बात मान लीजिए,
आपने तो हमें मास्टर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन यकीन मानिए अजीत रघुवंशी के बच्चे मास्टर नहीं हैं। फिर उसने अनिरुद्ध को देखा और बहुत प्यार से कहा, एक बार रुमाल हटा दो। इस बार अनिरुद्ध मना नहीं कर पाया और उसने धीरे धीरे अपना रुमाल खोल दिया। अनिरुद्ध का चेहरा आधा जला था और आधा ठीक। दिव्यांश और शिवाय जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, दोनों की सांसें अटक गई। दोनों आंखें फाड़े अनिरुद्ध को देख रहे थे और दोनों ही यह बात समझ गए थे कि उनकी बेटी गलत नहीं थी। उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि यही अनिरुद्ध है। शिवाय और दिव्यांश ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अनिरुद्ध को देखकर दोनों भाई हैरान थे। उन्हें सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्हें इस बात पर तो ज्यादा हैरानी थी, उन दोनों ने अनिरुद्ध को नहीं पहचाना, जबकि तितली ने अनिरुद्ध को दूर से ही देखकर पहचान लिया था। सच में प्यार तो शिवाय और दिव्यांश ने भी किया था और बहुत किया था, लेकिन उनका प्यार भी अनिरुद्ध और तितली के सामने घुटने टेक चुका था। दोनों भाइयों ने एक बार फिर शिवांगी को देखा, जो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी, बेहोशी की हालत में अनिरुद्ध अनिरुद्ध कर रही थी। शिवाय ने गहरी सांस ली और मिस्टर नायडू की तरफ हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर नायडू, यह लड़का आपको कहाँ मिला? यह सुनकर मिस्टर नायडू हैरान हो गए। उन्होंने एक बार अनिरुद्ध को देखा और एक बार शिवाय को, फिर बोला, तुम इस लड़के को जानते हो? शिवाय की आंखें हल्की नम हो गई। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से हाथ जोड़ते हुए कहा, यह मेरा बेटा है अनिरुद्ध। यह सुनते ही मिस्टर नायडू ने चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए मिस्टर रघुवंशी, मैं आपकी हरकतें इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बेटी बीमार है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका जो मन आएगा आप कहेंगे। यह एक नया तरीका ढूंढा है मेरे अनाथ आश्रम को खाली करवाने का। दिव्यांश थोड़ा सा आगे आया और उसने भी हाथ जोड़कर मिस्टर नायडू से कहा, समझने की कोशिश कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। यह हमारा ही बच्चा है और यह हमारी बेटी। या दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों की शादी होने वाली थी। प्लीज हमारी बातों को गलत मत समझिए। शिवाय बिल्कुल ठीक कह रहा है, अनिरुद्ध हमारा ही बच्चा है। इतना कहकर उसने एक हाथ अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाया तो अनिरुद्ध 2 कदम पीछे हट गया। अनिरुद्ध को शिवाय और दिव्यांश से ज्यादा मिस्टर नायडू पर ट्रस्ट था, इसलिए वह मिस्टर नायडू के पीछे आ गया। मिस्टर नायडू ने भी गुस्से में दोनों भाइयों को देखकर कहा, बहुत हुआ, जब तुम्हारी बेटी को होश आएगा तो इसे लेकर यहाँ से चले जाओ और आज के बाद इस तरफ पलट कर मत देखना। इतना कहकर उसने पलटकर अनिरुद्ध को देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो अनिरुद्ध, यह लोग तो निहायती गिरे हुए इंसान हैं। अनाथ आश्रम खाली करवाने के लिए पता नहीं कितने रिश्ते जोड़ लिए हैं। इतना कहकर वह अपने बेटे अनिरुद्ध को लेकर वहां से जाने लगा तो शिवाय पीछे से चिल्लाया, मिस्टर नायडू, मेरी बात सुनिए मिस्टर नायडू, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और तभी दिव्यांश ने शिवाय की बाजू पकड़कर हिलाया। शिवाय अपने ख्यालों में था। उसने एक बार मिस्टर नायडू की तरफ देखा, जो वहीं अनिरुद्ध को लेकर खड़े हुए थे। शिवाय ने हैरानी से दिव्यांश को देखा और शिवाय को लगा कि अगर उन्होंने मिस्टर नायडू को सच बताया तो शायद मिस्टर नायडू उनकी बातों पर यकीन ना करे। कुछ सोचकर शिवाय ने मिस्टर नायडू को देखकर कहा, मिस्टर नायडू, हमें आपका अनाथ आश्रम नहीं चाहिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मिस्टर नायडू ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, मेरी बेटी बीमार है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध के पास रहेगी तो यार ठीक हो जाएगी। आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरी बेटी को यहीं अनाथ आश्रम में रहने दीजिए। यह सुनकर दिव्यांग थोड़ा सा आराम से हुआ। वहीं अनिरुद्ध ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, देखिए सर, आपकी बेटी थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आकर मुझे गले लगा लेती है और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। प्लीज आप इसे अपने साथ लेकर जाइए। और वैसे भी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपकी बीमार बेटी का इलाज कर सकता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने जेब से रुमाल निकाला और फिर से लपेट लिया। शिवाय बोला, देखो बेटा, मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ, तुमसे बस थोड़ा सा फेवर चाहता हूँ। वह क्या है ना, हमारी बेटी का एक दोस्त था, उसका नाम भी अनिरुद्ध था, वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। वह ना कहीं लापता हो गया है, अब शायद वह उसे तुम्हें देखती है, इसीलिए तुम्हारे पास आकर तुम्हें गले लगा लेती है। प्लीज प्लीज मिस्टर नायडू, आप हमारी बेटी को यहीं रहने दीजिए ना। नायडू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं या तुम्हारी चाल हो? शिवाय बोला, नहीं नहीं, चाल क्यों होगी, आप कहेंगे तो हम आपके अनाथ आश्रम को बहुत सारा डोनेशन दे देंगे। प्लीज लेकिन कुछ दिनों के लिए हमारी बेटी को यहीं रहने दीजिए, तब तक मैं और दिव्यांश अपने बाकी के काम निपटा लेते हैं, फिर हम अपनी बेटी को लेकर चले जाएंगे। वैसे भी मैं और मेरा भाई
अकेले रहते हैं और जहाँ जाते हैं अपनी बेटी को लेकर जाते हैं। अगर वह यहाँ अनाथ आश्रम में रहेगी तो हम थोड़ा निश्चित हो जाएंगे। क्यों? दिव्यांश सही कह रहा हूँ ना? दिव्यांश को शिवाय की बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह सच में क्यों नहीं बोल रहा, लेकिन फिर उसने अपने भाई की बात को सहारा देते हुए कहा, हाँ हाँ मिस्टर नायडू, प्लीज रहने दीजिए ना हमारी बेटी को यहाँ। इतना कहकर दिव्यांश ने हाथ जोड़ लिए। फिर उसने शिवाय को कोहनी मारी तो शिवाय ने भी हाथ जोड़ दिए। मिस्टर नायडू थोड़ा हैरान थे। जो इंसान अभी उसके केबिन में बैठकर उससे बहस कर रहा था, उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी दे रहे थे, वह दोनों इस वक्त हाथ जोड़े खड़े थे। मिस्टर नायडू ने कहा, इसमें कोई चाल तो नहीं? शिवाय बोला, कोई चाल नहीं। या तो आपने सुना होगा ना कि शिवाय रघुवंशी अपनी बात से नहीं पलटते। प्लीज, या मैं आपसे भी कहता हूँ, मैं शिवाय रघुवंशी आपसे वादा करता हूँ कि इसमें कोई चाल नहीं। हम आपके आश्रम को खाली नहीं करवाएंगे, बेशक आप हमारा ऑफर सुने या ना सुने। मिस्टर नायडू को अब जाकर थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि इस बार शिवाय की आवाज में एक सच्चाई नजर आ रही थी। मिस्टर नायडू ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन तभी अनिरुद्ध बोला, मिस्टर नायडू जी, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हो यह एक लड़की है और यह मेरे आगे पीछे घूमेगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? अनिरुद्ध ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश बोला, उसकी फिक्र तुम मत करो, हमारी बेटी रघुवंशी खानदान की बेटी है, कुछ गलत नहीं करेगी। बस तुम हमारी बेटी से थोड़ी दोस्ती कर लेना, उसे समझना प्लीज। अनिरुद्ध का दिल अब पिघल गया। उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही मिस्टर नायडू ने कहा, मैं आप दोनों की बात मान लेता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ मुझे धोखा नहीं मिलेगा। दोनों भाइयों ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं दिव्यांश रघुवंशी आपसे वादा करता हूँ, कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताना, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन एक ही झटके में साफ कर देंगे। मिस्टर नायडू ने हैरानी से दिव्यांश को देखा और कहा, आधे से ज्यादा लोग मेरे दुश्मन हैं। दिव्यांश बोला, तो आधे से ज्यादा लोगों को ठिकाने लगा देंगे? मिस्टर नायडू ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, मुझे हिंसा नहीं चाहिए, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ। शिवाय बोला, फिर भी कभी कोई ज्यादा चू चापड़ करे तो बताना हमें। नायडू ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और फिर बोले, इतने बुरे नहीं हो जितना मुझे लगता था। शिवाय बोला, हम बुरे नहीं हैं, चाहे स्टार्टिंग से कहानी पढ़ लो, हम अच्छे ही हैं। मिस्टर नायडू के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आई और वह उस कमरे से जाते हुए बोले, तुम्हारी बेटी को होश आ जाएगा तो मेरे केबिन में आ जाना, साथ में मिलकर खाना खाएंगे। मिस्टर नायडू भी वहां से यह बात बोलकर चले गए। उनके जाते ही दिव्यांश और शिवाय ने एक दूसरे को देखा। शिवाय ने जल्दी से अपना फोन निकाला, शायद वह घर में सबको बताना चाहता था, लेकिन दिव्यांश ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और नामे गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, पागल हो गया है, सबको बताना जरूरी है? दिव्यांश बोला, पहले हमें खुद तो पता चल जाए कि यह लड़का वहां से यहाँ कैसे आया और यह वही अनिरुद्ध है या नहीं। शिवाय ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और सबको बताना फिलहाल कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर तक दोनों अपनी बच्ची के पास बैठे रहे, उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, और तभी दिव्यांश शिवांगी के बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ भी कहो शिवाय, इस लड़की ने अनिरुद्ध को पहचान लिया। शिवाय बोला, हाँ, बस अब हमें कंफर्म करना है कि क्या यही हमारा अनिरुद्ध है। दिव्यांश बोला, अरे यही अनिरुद्ध है। शिवाय बोला, फिर भी यार एक बार कंफर्म करने में क्या प्रॉब्लम है? इतना कहकर उसने अपने जेब में से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, मिस्टर नायडू के अनाथ आश्रम में एक लड़का है अनिरुद्ध, उसका आधा चेहरा जला हुआ है, मुझे कंफर्म करके बताओ कि वह लड़का मिस्टर नायडू को कहाँ मिला और कैसे मिला। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, मैं जल्दी कंफर्म करके बताऊंगा। शिवाय बोला, जल्दी नहीं, सिर्फ 2-3 दिन है तुम्हारे पास, समझे? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया और शिवांगी को देखने लगा, और तभी शिवांगी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बड़े पापा को देखा तो वह हल्के से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल वह जल्दी से उठकर बैठ गई और शिवाय को देखकर बोली, पापा, वह अनिरुद्ध, वह कहाँ चला गया? दिव्यांश बोला, कहीं नहीं गया, यहीं है। तुम बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह अनिरुद्ध है? शिवांगी बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में वह अनिरुद्ध है। मैंने उसे गले लगाया ना तो मुझे महसूस हुआ कि वह अनिरुद्ध है, मैं सच बोल रही हूँ। शिवाय बोला, तुमने उस लड़के को देखा भी नहीं और तुम उसे अनिरुद्ध कह रही हो? शिवांगी ने नम आंखों से दोनों भाइयों को देखा और बोली, मुझे अनिरुद्ध को पहचानने के लिए देखने की जरूरत नहीं। आपको पता है पापा,
जब वह मेरे आसपास होता है ना तो मेरे दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। मुझे पता चल जाता है कि अनिरुद्ध मेरे आसपास ही है। कहाँ है वह? इतना कहकर शिवांगी बेड से उतरने लगी, लेकिन अगले ही पल शिवाय ने उसकी बाजू पकड़कर वापस से बेड से बैठा दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, एक बात बताओ, अगर अनिरुद्ध का एक हाथ कट जाए तभी तुम उससे प्यार करोगी? शिवांगी ने नम आंखों से शिवाय को देखा और हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए लगभग भरे गले से बोली, ऐसा मत कहो पापा, अनिरुद्ध को कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक है, उसका कोई हाथ नहीं कटा हुआ है। शिवाय बोला, फिर भी मान कर चलो, तुम्हारे अनिरुद्ध का हाथ कट जाए तब भी तुम उससे प्यार करोगी? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ पापा, मैं उससे बहुत प्यार करूंगी। आपको पता तो है, उसने भी मुझे तब प्यार किया था जब मैं उसके लायक नहीं थी, तो फिर मैं क्यों नहीं प्यार करूंगी? शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। उसे यह ख्याल भी अंदर तक झकझोर रख देता था कि अनिरुद्ध का एक हाथ कट जाए तो क्या होगा। अगले ही पल दिव्यांश ने शिवांगी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा रोना बंद करो, सब ठीक है, कोई अनिरुद्ध का हाथ पैर नहीं कटा, लेकिन अनिरुद्ध अपनी यादाश्त भूल गया है। यह सुनकर शिवांगी हैरानी से दिव्यांश को देखने लगी। शिवाय बोला, हाँ शिवांगी, दिव्यांश पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अनिरुद्ध अपनी यादाश्त भूल गया, वह तुम्हें भूल चुका है, तुम्हें उसे याद दिलाना और इसीलिए आज से तुम यहीं रहोगी अपने अनिरुद्ध के पास। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने हाथ से आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ पापा, अनिरुद्ध के साथ तो मैं कभी भी कहीं रह लूंगी, कहीं भी। पापा, मुझे बहुत याद आता है जब अनिरुद्ध मुझे अपने पास लेकर सोता था। शायद शिवांगी ठीक होती तो ऐसी बात कभी अपने पापा के सामने ना बोलती, लेकिन शिवांगी अंदर तक टूटी हुई थी, इसलिए उसने बिना फिल्टर किए बोल दिया। वह शिवाय ने जब शिवांगी के मुंह से यह सब सुना तो वह समझ रहा था कि उसकी बेटी कितनी अकेली है। दिव्यांश ने शिवांगी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर ठीक है, तुम अपने अनिरुद्ध के पास रहो, लेकिन उसे परेशान मत करना, उसे पुरानी बातें याद ज्यादा मत दिलाना, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ही खड़ा था, जिसके हाथ में एक प्लेट थी, शायद उसने शिवांगी के लिए कुछ खाना था। अनिरुद्ध एक कदम कमरे के अंदर आया और बोला, सर, यह आपकी बेटी के लिए खाना है, खाने के बाद उसे टेबलेट भी लेनी है। शिवाय ने अनिरुद्ध के हाथ से थाली ले ली और तभी शिवांगी ने अनिरुद्ध के पास जाने के लिए उठी ही थी कि शिवाय ने शिवांगी की बाजू पकड़कर फिर से बेड पर बिठाते हुए कहा, पहले खाना खाओ, दवाई लो, इसके बाद। शिवांगी ने नम आंखों से शिवाय को देखा। शिवाय ने भी प्यार से शिवांगी को देखा, जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हो। शिवांगी खाना खाने लगी। शिवाय शिवांगी को देख रहा था और शिवांगी एक बार खाना खाती, एक बार अनिरुद्ध को देखती। वहीं अनिरुद्ध चोर नजरों से शिवांगी को देखकर मन ही मन बोला, यार, यहाँ रहेगी तो मैं कहाँ रहूंगा, यह तो मिनट मिनट में आकर मुझे गले लगा लेती है, इसका पता नहीं, लेकिन मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। हे भगवान, मुझे बचा लेना। वहीं शिवांगी खाना खाते हुए खुद में ही बोली, अनिरुद्ध, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं, यहीं रखूंगी अपने पास, देख लेना, चाहे पापा कुछ भी कहें, मैं नहीं जाने वाली, अब वापस तुम्हारे पास रहूंगी। दिव्यांश और शिवाय शिवांगी को अच्छे से समझाकर वहां से चले गए। हालांकि उनका मन नहीं था कि वह अनाथ आश्रम में शिवांगी को छोड़ दे, लेकिन शिवांगी के लिए यही बेहतर था, क्योंकि वह अपने अनिरुद्ध को पहचान चुकी थी और शायद अपने दोनों बड़े पापा के साथ जाना चाहती नहीं थी। दिव्यांश ने गाड़ी उस घर के बाहर रोकी जिस घर को उन दोनों भाइयों ने रेंट पर लिया था। दोनों के चेहरे पर एक सुकून और मुस्कुराहट थी। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि अनिरुद्ध यही अनिरुद्ध है, फिर भी दोनों कहीं ना कहीं 90% यह बात मान चुके थे कि अनिरुद्ध ही अनिरुद्ध है। दोनों घर के अंदर आ गए और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, घर पर बात बता देते हैं। शिवाय बोला, 2-3 दिन की बात है और रुक जाते हैं, जहाँ इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और सही, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है घर पर बताने की, आराध्या को बताने की। अनिरुद्ध वापस आएगा तभी तो आराध्या हमेशा के लिए मेंशन आएगी। तू नहीं जानता यार, मेरा बेटा कितना अकेला है। दिव्यांश बोला, जानता हूँ, अकेला तेरा बेटा नहीं है। इतना कहकर दिव्यांश किचन में चला गया। शिवाय बोला, जो भी बनाएगा ढंग का बनाना। दिव्यांश ने कहा, आज तो कुछ मीठा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे और अनिरुद्ध उन्हें खाना परोस रहा था। शिवांगी दूर से अनिरुद्ध को देख रही थी, फिर वह भी जल्दी से अनिरुद्ध के पास गई और बोली, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है।
अनिरुद्ध बोला, देखो मुझे किसी की हेल्प लेनी पसंद नहीं है, इसीलिए प्लीज तुम मुझसे दूर रहा करो। इतना कहकर वह फिर से बच्चों को खाना परोसने लगा। शिवांगी ने इधर उधर देखा तो उन्हें मिस्टर नायडू एक बच्चे के पास खड़े हुए दिखाई दिए। वह जल्दी से मिस्टर नायडू के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मिस्टर नायडू मुझे भी आपकी हेल्प करनी है, मुझे भी काम बताइए, मैं भी बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और तभी मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अनिरुद्ध इस लड़की को भी कुछ काम बता दो। अनिरुद्ध ने छोटी आंखें करके शिवांगी को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं इसके पापा इसे यहाँ क्यों छोड़ गए। फिर उसने दूर से ही कहा, सब बच्चों को पानी पिला दो। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वह भी बच्चों को पानी पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। अब वहाँ वह लोग खाना खा रहे थे जो अनाथ आश्रम में काम करते थे, लेकिन उन सबके बीच अनिरुद्ध नहीं बैठा था। वह हमेशा अपने चेहरे को कवर करके रखता था, इसीलिए वह अपने कमरे में जाकर ही खाना खाता था। अनिरुद्ध ने देखते देखते वहाँ के सारे स्टाफ को खाना खिला दिया। मिस्टर नायडू भी वहां से चले गए। धीरे धीरे सब जाने लगे। सबने खाना खा लिया। अनिरुद्ध ने भी अपने प्लेट में खाना सर्व किया और वहां से जाने लगा, लेकिन शिवांगी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। फिर वह बोली, अनिरुद्ध मुझे भी भूख लगी है। अनिरुद्ध ने पलट कर शिवांगी को देखा तो उसकी नज़र कुछ देर के लिए शिवांगी के चेहरे पर ही टिक गई। शिवांगी की खूबसूरती, उसकी मासूमियत किसी के दिल में भी घर बना सकती थी, तो फिर अनिरुद्ध, वह तो पहले से ही उसके दिल में रहती थी। शिवांगी ने फिर से अपनी मासूमियत के चलते कहा, मुझे भी भूख लगी है। अनिरुद्ध ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थाली शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, तो या लो, इसमें से खा लो। शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं खुद से नहीं खाती। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें नौकर खिलाते हैं, तुम्हारे आसपास नौकर घूमते हैं। शिवांगी बोली, नहीं, पापा खिलाते हैं, या फिर मम्मी, मेरे बहुत सारे पापा हैं और बहुत सारी मम्मी। अनिरुद्ध हैरानी से शिवांगी को देख रहा था। वह बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, मेरे बड़े पापा हैं, एक और बड़े पापा, एक और बड़े पापा, और मेरे रियल पापा, और मेरी बड़ी माँ, एक और बड़ी माँ, एक और बड़ी माँ, और मेरी असली वाली माँ, और मेरी बुआ भी हैं, और फूफा भी हैं, और मेरे बहुत सारे भाई और मेरी भाभी भी हैं। मैं खुद से नहीं खाती। अनिरुद्ध बोला, तो अब मैं क्या करूं? शिवांगी ने बड़ी प्यारी सी आवाज में कहा, तुम मुझे खिला दो। अनिरुद्ध की भौहें तन गई। वह बोला, छोटी बच्ची हो जिसे मैं खिलाऊंगा। शिवांगी वहां से जाती हुई बोली, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं खाती। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध को बुरा लगा, क्योंकि सबने खाना खा लिया था, बस शिवांगी ही जो थी जो भूखी चली गई। कुछ देर तक वह अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट को देखता रहा। खुद से ही बोला, कोई बात नहीं, खिला देता हूँ, वैसे भी 2-4 दिन ही तो रहेगी। इतना कहकर वह शिवांगी के कमरे की ओर बढ़ गया। शिवांगी वहीं अनाथ आश्रम के एक कमरे में थी और उस कमरे में एक सिंगल बेड था। शिवांगी उस बेड पर लेट कर मन से खुद से बोली, एक तो इतने सालों बाद मिला है, ऊपर से मुझसे बात भी नहीं करता, याददाश्त भी चली गई, पता नहीं मुझे खाना खिलाने आएगा भी या नहीं। और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तितली यह सुनकर शिवांगी एकदम से हैरान हो गई। उसने जल्दी से पलटकर अनिरुद्ध को देखा। पूरे 2 साल बाद उसने अनिरुद्ध के मुंह से तितली सुना था। वह जल्दी से अनिरुद्ध के पास से उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, तितली नाम है ना तुम्हारा? शिवांगी का खिलखिलाता हुआ चेहरा मुरझा गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मतलब मेरा नाम शिवांगी भी और तितली भी। अनिरुद्ध बोला, तुम सच में अपने हाथ से नहीं खाती? शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, ठीक है, मैं खिला देता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तीनों टाइम मैं ही खिलाऊंगा, खुद भी खा सकती हो, खाओगी ना खुद से? शिवांगी बोली, हाँ पक्का, 2 टाइम तुम खिला देना, एक टाइम मैं खुद खा लूंगी। अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवांगी को देखा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, चलो आओ बैठो। इतना कहकर अनिरुद्ध एक टेबल पर बैठ गया जहाँ 2 कुर्सियां थी। वह एक कुर्सी पर बैठा और दूसरी कुर्सी पर उसने शिवांगी को इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। शिवांगी बैठ गई। अनिरुद्ध ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे सब्जी में लगाया और शिवांगी की ओर बढ़ा दिया, और यह देखकर शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर अनिरुद्ध को गले लगा ले, उसे सब कुछ सच बता दे, लेकिन शिवाय और दिव्यांश से उसे बहुत कुछ समझा कर गए थे, इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि उसके पापा नाराज हो जाएं। शिवांगी ने नम आंखों से उस बाइट को खा लिया। अनिरुद्ध बोला, रो क्यों रही हो? फैमिली की याद आ रही है? तुम्हारे बहुत सारे मम्मी पापा, उन सब की याद आ रही है? शिवांगी बोली, हाँ, वह भी मुझे इतने ही प्यार से खिलाते थे। अनिरुद्ध बोला, एक बात पूछूं, तुम मुझे बार बार गले क्यों लगाती हो? शिवांगी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके हाथ से जो शिवांगी का खाना खिला रहे थे वह रुक गए।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शिवांगी से अगली बात क्या कहे। इतने में शिवांगी ने सिसकते हुए कहा, अपने आंसू पोंछे और बोली, वह मैं जिससे प्यार करती थी ना, उसका नाम भी अनिरुद्ध था। वह भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। अनिरुद्ध ने बाइट शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरे जैसा था ना? मैं तो नहीं था। और अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल देना कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती हो सकती है, समझी? चलो मुंह खोलो। शिवांगी के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। वह अपने सामने पुराने वाले अनिरुद्ध को देख रही थी। बेशक अनिरुद्ध सब कुछ भूल गया था, फिर भी उसकी आदतें तो पहले वाली ही थी। शिवांगी ने अपना मुंह खोल दिया और अनिरुद्ध ने उसे बाइट खिला दिया। सारा खाना खिलाने के बाद अनिरुद्ध बोला, अब सो जाओ और सुबह खुद से नाश्ता कर लेना। शिवांगी ने कहा, हाँ ठीक है, और दोपहर को रात को तुम खिला देना। अनिरुद्ध जो कि जा रहा था, उसने पलट कर शिवांगी को देखा और फिर वहां से चला गया। अनिरुद्ध सीधा अपने कमरे में आया। उसने अपने हाथ में रखी हुई प्लेट साइड में रखी, उसमें अब भी खाना बचा हुआ था। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपनी कमर दीवार से लगाई और फिर खुद में ही बड़े प्यार से बोला, तू कितनी सुंदर है, लेकिन अफसोस मैं चाह कर भी उचक कर उस चांद को नहीं छू सकता। काश मेरा चेहरा जला हुआ ना होता, काश मैं उसके स्टैंडर्ड का होता तो मेरी उसकी दोस्ती आराम से हो जाती। लेकिन अगर मैंने गलती से भी उसे अपना चेहरा दिखा दिया तो उसके अनिरुद्ध का सारा फितूर एक सेकंड में उतर जाएगा। अनिरुद्ध यह सब बातें आंखें बंद किए हुए मन ही मन बोल रहा था। फिर उसने अपनी आंखें खोली और उस बचे हुए खाने को देखा और उसे लेकर अपने बेड पर बैठ गया और धीरे धीरे उसने शिवांगी का जूठा खाना खा लिया। वहीं शिवांगी बार बार करवट ले रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उठी और कमरे के इधर-उधर चक्कर लगाने लगी। भला उसे अनिरुद्ध के बिना सुकून कैसे आ सकता था? वह अपने कमरे से निकली और दबे पांव अनिरुद्ध के कमरे को ढूंढती हुई फाइनली उसके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो उसे अनिरुद्ध की कमर दिखाई दी। शिवांगी ने ऐसे ही अनिरुद्ध को कुछ देर तक देखती रही। उसका मन नहीं भर रहा था। वहीं अनिरुद्ध, उसने अपना रुमाल खोलने ही वाला था कि उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। उसने फिर से रुमाल जल्दी से बांधा और पलट कर देखा तो शिवांगी के टी शर्ट की बाजू दरवाजे की कील में फंस चुकी थी, जिसे वह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए देखा तो हल्के गुस्से में बोला, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अनिरुद्ध के ऐसा कहने से शिवांगी एकदम से डर गई। उसने झटके से हाथ मारा तो उसकी टी शर्ट बाजू से फट गई और यह देखकर अनिरुद्ध ने अपनी हथेली माथे पर मारी और वहीं शिवांगी बच्चा सा मुंह बनाकर अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध शिवांगी के पास आया। उसने गुस्से में शिवांगी की बाजू पकड़ी जिसमें से खून निकल रहा था। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां कील थी वहां भी खून लगा हुआ था। अनिरुद्ध बोला, तुम क्या सच में बच्ची हो या पागल हो? शिवांगी मासूम सी नजरों से अनिरुद्ध को देख रही थी और वह कैसे बताती कि वह तो उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, एक रात रहना तो दूर की बात है। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोला, देखो, यह तुम्हारा मेंशन नहीं है और ना ही तुम्हारी हाई सोसाइटी है, यह एक मामूली सा अनाथ आश्रम है। अगर कोई हम दोनों को ऐसे देखेगा तो उल्टी सीधी बातें करेगा। तुम क्यों अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने पर लगी हुई हो? क्यों नहीं समझती? तुम्हारा ऐसे रात को मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। अनिरुद्ध बोला, कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती हो? शिवांगी ने अब भी कुछ नहीं कहा। तभी अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसके हाथ से खून ज्यादा निकल रहा है और शिवांगी को दर्द भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे ज्यादा दर्द तो उसने अनिरुद्ध की जुदाई में झेला था। अनिरुद्ध ने हल्का सा झांक कर कॉरिडोर में देखा, जहां कोई नहीं था। फिर वह शिवांगी को लेकर अपने कमरे में आया। उसने शिवांगी को बेड पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी बाजू पर बैंडेज करने लगा। लेकिन इस वक्त अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसके पीछे इतना पागल क्यों है। अनिरुद्ध को शिवांगी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, लेकिन उसे लगता था कि शिवांगी बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है और वह एक मामूली सा इंसान जिसे यह भी नहीं पता उसके माँ बाप कौन है। बैंडेज करने के बाद अनिरुद्ध बोला, अब जाओ यहाँ से। शिवांगी वहीं बैठी रही। अनिरुद्ध ने कहा, यार तुम सच में पागल हो क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम बातों का जवाब क्यों नहीं देती? मेरे कमरे में क्या करने आई थी? जाओ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या चाहती हो कि कोई मुझे और तुम्हें देख कर बातें बनाए? अब जाओ ना। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अब क्या तुम्हें अकेले सोने की भी आदत नहीं है? तुम्हें मैं गोद में लेकर सुलाऊं? या सुनते ही शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वह खुद में ही इरिटेट होता हुआ बोला, यार क्या मुसीबत है? अनिरुद्ध बोला, तुम सच में अकेले नहीं सोती? शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाई।
अनिरुद्ध बोला, किसके साथ सोती हो? शिवांगी ने फिर से बोलना शुरू किया, माँ, बड़ी माँ, एक और माँ, दूसरी माँ बुआ, मेरे बहुत सारे भाई भी हैं। शिवांगी ने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध ने उसे दोनों हाथ दिखाकर कहा, बस बस बस, समझ गया, तुम्हारी बहुत बड़ी फैमिली है, इसलिए कोई ना कोई तुम्हारे पास सो जाता है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, देखो शिवांगी, देखो, तितली, प्लीज, मैं तुम्हें लोरी सुनाकर नहीं सुला सकता, इसलिए चुपचाप चली जाओ। इस बार तितली ने धीरे से कहा, चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अनिरुद्ध ने हाथ बांधकर कहा, ओहो, मेरे अनाथ आश्रम में खड़ी होकर मुझे ही शर्तों पर नचाओगी? वैसे शहजादी की क्या शर्त है? शिवांगी बोली, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। यह सुनकर अनिरुद्ध के होश उड़ गए। वह अभी तक तो हल्के फुल्के गुस्से में बात कर रहा था, लेकिन इस बार उसने थोड़ा तेज गुस्से में कहा, चुपचाप चलती बनो, मेरे ऊपर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी उल्टी सीधी डिमांड पूरी करूंगा? निकलो यहाँ से। खाना खिला दिया ना? अगर नहीं गई तो तुम्हारे पापा को कॉल करके कह दूंगा कि तुम यहाँ मुझे परेशान कर रही हो। शिवांगी बोली, बोल दो, मेरे पापा मेरी बात मानते हैं, तुम्हारी नहीं मानेंगे। अनिरुद्ध का गुस्सा थोड़ा और बड़ा हुआ। वह बोला, देखो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। शिवांगी ने हाथ बांधकर कहा, चेहरा दिखाओ, चली जाऊंगी। अनिरुद्ध बोला, मेरा चेहरा देखोगी ना तो डर जाओगी। शिवांगी बोली, नहीं डरी तो आजमा कर देख लो। अगर डर गई तो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, और नहीं डरी तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। अनिरुद्ध आंखें फाड़े शिवांगी को देख रहा था। वह बोला, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जानती हूँ। अनिरुद्ध बोला, रघुवंशी खानदान की इकलौती बेटी हो तुम, और मुझे यह नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, और तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी? जाओ जाओ, मेरा चेहरा देख लिया ना तो यह जो फितूर चढ़ा है ना तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाने का, यह सारा उतर जाएगा। शिवांगी बोली, तो फिर दिखाओ अपना चेहरा, उतार दो सारा फितूर। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथों से अपने रुमाल को छुआ ही था कि दरवाजे से किसी की आवाज आई, शिवांगी तुम यहाँ? शिवांगी ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर मिस्टर नायडू खड़े थे। मिस्टर नायडू को वहां देखकर अनिरुद्ध के चेहरे के रंग उड़ गए, जबकि शिवांगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस अपने अनिरुद्ध के पास रहना चाहती थी, और उसके लिए अगर उसकी बदनामी भी हो जाती तो उसे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी शिवांगी का प्यार और इज्जत और बेइज्जत से बहुत ऊपर था। शिवांगी ने कहा, मिस्टर नायडू, मेरी बाजू पर चोट लग गई थी, इसीलिए अनिरुद्ध उसकी बैंडेज कर रहा था। मिस्टर नायडू ने कहा, बेटा, वक्त देखा है तुमने? शिवांगी बोली, सॉरी मिस्टर नायडू। मिस्टर नायडू बोले, तुम्हारे पापा मेरे भरोसे तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम वक्त बेवक्त कहीं भी आ जाओ। चलो, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। शिवांगी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, एक बार अनिरुद्ध का चेहरा देख लूं, उसके बाद चली जाऊंगी। मिस्टर नायडू ने इस बार थोड़ा सा सख्ती से फिर से कहा, अनिरुद्ध का चेहरा क्यों देखना है? शिवांगी कुछ बोलती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने कहा, शिवांगी, बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से, तुम मिस्टर नायडू से बहस करोगी? शिवांगी ने हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोली, मैं वह सब नहीं जानती, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो देखकर ही रहूंगी और डरूंगी भी नहीं। शिवांगी ने यह बात अनिरुद्ध की आंखों में देखकर कही थी, और अनिरुद्ध की दिल की धड़कनें बढ़ गई। शिवांगी ने अब वहां खड़े रहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह जानती थी ना तो अनिरुद्ध अपना चेहरा दिखाएगा और ना ही मिस्टर नायडू वहां से जाएंगे। इसीलिए वह वहां से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध बोला, मिस्टर नायडू, यह लड़की पागल है। मिस्टर नायडू ने हंसकर कहा, जिस स्थिति में वह लड़की है उस स्थिति में हर कोई पागल हो जाता है। अनिरुद्ध को मिस्टर नायडू की बात समझ नहीं आई, लेकिन मिस्टर नायडू यह कहना चाहते थे कि वह लड़की प्यार में पागल हो चुकी है। मिस्टर नायडू ने फिर अनिरुद्ध के गाल पर हाथ लगाया और प्यार से कहा, सो जाओ, बहुत रात हो गई। इतना कहकर मिस्टर नायडू वहां से चले गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध बेड पर लेट गया, लेकिन उसके कानों में शिवांगी की आवाजें गूंज रही थी, मैं नहीं डरूंगी, बिल्कुल नहीं डरूंगी, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं नहीं डरूंगी। शिवांगी की आवाज में एक जिद और स्वाभिमान दोनों छलक रहे थे। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसकी आवाज में, और यह बात सच भी थी कि शिवांगी अनिरुद्ध के जले हुए चेहरे को देखकर डरती नहीं। अनिरुद्ध सोफे से उठा, उसने खुद को आईने में देखा। अपना चेहरा देखकर वह खुद ही इरिटेट हो जाता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ अपने गाल पर लगाया और उसे देख जहां से वह जला हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और वापस आकर बेड पर लेट गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।